नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता ने भरी पंचायत में छेड़खानी के आरोपी की चप्पल और लात घूंसों से जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद उसके बाकी 3 साथी वहां से फरार हो जाते हैं। दरअसल पंचायत में छेड़खानी के 4 आरोपियों को लाया गया था, जिनमें से एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का बेटा भी शामिल था। महिला ने उस पर चप्पल और लात घूंसों की बरसात कर दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। और देखिए, ये महिला जिससे छेड़खानी की जा रही थी, विवाहिता, इस महिला ने भरी पंचायत में इस शख्स को लात घूंसों और चप्पलों से जमकर पीटा। हालांकि एक बार उस आरोपी ने भी इस महिला पर हमला किया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। अभी तक किसी भी पक्ष ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन आरोपियों की पिटाई की चर्चा जोरों पर जरूर है। तो चप्पल और लात घूंसों से देखिए इस मंचले की जमकर धुनाई की गई। भरी पंचायत में सब कुछ हुआ, लेकिन यहां से जैसे ही इस शख्स की धुनाई शुरू होती है, इसके जो बाकी 3 साथी थे वो मौका देखकर फरार हो गए। और बिहार में आज से बहुत कुछ अनलॉक होने वाला है। जी हां, स्कूलों की घंटियां आज से बजनी शुरू हो जाएंगी, तो वहीं पर सिनेमा हॉल और का जो खालीपन था वो भी अब दूर होने वाला है। हफ्ते में 3 दिन आप शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी कर पाएंगे। लंबे समय बाद बिहार के स्कूलों में रौनक लौटने वाली है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। क्लासरूम लगने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। अनलॉक 6 के दौरान 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं, जबकि 16 अगस्त से 1ली से 8वीं क्लास के स्कूलों को 50% की उपस्थिति के साथ खोलने की इजाजत बिहार सरकार ने दे दी है। पिछले 3 अप्रैल को आखिरी क्लास यहां पर ली गई थी, यानी 3 अप्रैल को बच्चे उपस्थित हुए थे और यहां पर शिक्षकों ने उसे पढ़ाया भी था, होमवर्क भी दिया था, बच्चे मौजूद भी थे। लेकिन उसके बाद कोविड का काल था और बिहार पूरी तरह से महामारी से घिर गया था, तो स्कूल बंद करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है, तो हम जरा एचएम हैं यहाँ की, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। मैडम, किस तरह से तैयारी चल रही है? हमें बहुत खुशी है कि बच्चे हमारे आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों से ही स्कूल की रौनक होती है। तो हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं, पूरी भवन को सफाई करवा करके उस पर सैनिटाइज करवा रहे हैं। लंबे अरसे के बाद सिनेमा हॉल को दर्शक मिलने का इंतजार भी खत्म होने वाला है। 50% क्षमता के साथ या एक दिन छोड़कर सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दी गई है। फिलहाल सिनेमा हॉल शाम 7 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। जो साफ सफाई है वो सिनेमा हॉल संचालकों की तरफ से कर ली गई है। सिनेमा हॉल में जो शो शुरू होंगे तो उसको देखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साफ सफाई है, उसके अलावा जो डिस्टेंस जो है उसका अनुपालन करने के लिए यहाँ घेरा सर्कल जो है वो बनाया गया है। उसके साथ ही साथ जो दर्शक हैं जो शो देखने आएंगे, उन सभी को जो ऑनलाइन टिकट काटेंगे, उस ऑनलाइन टिकट में भी इन बातों का उल्लेख जो है वो किया गया है कि आप जो है हैंड सैनिटाइजर और जो मास्क है उसका अनुपालन जरूर करें और 50% टिकट ही बुक होगी। सिनेमा हॉल ही नहीं बल्कि शनिवार से आप शॉपिंग मॉल में भी खरीदारी कर सकेंगे, लेकिन मॉल्स के लिए खास निर्देश दिया गया है। फिलहाल हफ्ते में 3 दिन ही मॉल को खोलने की अनुमति है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही मॉल खुलेंगे। मॉल संचालकों ने साफ सफाई से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की पूरी तैयारी कर ली है। साफ सफाई के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस है, जो बिल्कुल अनिवार्य कहा गया है कोविड-19 के प्रोटोकॉल में, उसका यहाँ पे स्टिकर लगाया गया है और सभी से जो है वो अनुपालन कराने के लिए यहाँ पे व्यवस्था कर ली गई है। तो यहाँ एंट्री गेट है, ये पीएनएम मॉल है और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग जो है वो भी किया जा रहा है। हमारा भी यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग से जाँच जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे
किया जा रहा है और स्कैनिंग जांच करने के बाद ही लोगों को अनुमति होगी अंदर जाने की। बिहार सरकार ने भले ही पाबंदियों में छूट दी है, लेकिन एहतियात अभी भी जरूरी है, क्योंकि कोरोना से जंग में सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर बगहा से, जहां पिपरा और पिपरासी तटबंध पर बनी सड़क पर एक मगरमच्छ घूमता हुआ नजर आ गया। पिपरा तटबंध के बगल से ही गंडक नदी गुजरती है और बगल में ही एक नाला भी है, जिसमें मगरमच्छों ने अपना अड्डा बना लिया है। कुछ दिन पहले मगरमच्छ ने पिपरा पिपरासी तटबंध में अपना अड्डा बनाया था और देखिए ये वो तस्वीर है जो आपको सचेत भी करती है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सड़क पर आए दिन इस तरीके से मगरमच्छ आपको इन इलाकों में चलते और घूमते फिरते नजर आ जाएंगे और इस वजह से इलाके के लोगों में डर का माहौल है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे रह गया है, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति अब साफ नजर आती है और लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। गंगा में उफान को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कष्टहरणी गंगा घाट को फिलहाल बंद कर दिया है। कष्टहरणी गंगा घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला के कष्टहरणी गंगा घाट पे। ये घाट का पहले हम दिखाना चाहते हैं कि ये गंगा के तट पे बसा हुआ घाट है। काफ़ी मान्यता है इस घाट की, लेकिन अभी जो स्थिति है गंगा में जो पानी बढ़ा है और बढ़ने की वजह से ये घाट बिल्कुल ही डूब चुका है। इसे जो है कल से ही इस घाट को बंद किया गया है। सभी गेटों पे ताले लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी लोग इस घाट पे ना हो और कि जो लोग आते हैं वो पूजा में लग जाते हैं। ऐसा ना हो कि पूजा के वक्त ही कोई कैजुअलिटी हो जाए, इस वजह से इस घाट को बंद किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि घाटों के बंद होने के बावजूद भी लोग सजग नहीं हैं। घाटों में बाढ़ को देखने के लिए वो आए हुए हैं। पानी की स्थिति हम बता दें कि यहाँ से ये घाट काफ़ी नीचे है। यहाँ से कम 20 सीढ़ी बनी हुई थी, वो टोटल सीढ़ी जो है अभी वो बिल्कुल ही डूब चुका है। आप देख सकते हैं सामने का जो गांव है, जो गंगा के उस तट पे जो गांव है, वो भी बिल्कुल लगभग में डूब चुके हैं। पानी वहाँ तक बिल्कुल ही पहुँच चुका है। वहाँ पे जो खेत लगे हैं उन खेतों की भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये आप एक और विजुअल में दिखाना चाहता हूँ कि ये कुछ बच्चे सब है, कुछ युवा जो है अपने आप को स्टंट दिखाने को लेके ही गंगा में कूदते हैं और ऐसे ही कैजुअलिटी घटती है। इनको ये समझना होगा कि गंगा में ऐसे ना जाएं, ऐसे अभी बाढ़ के पानी में ऐसे ना नहाएं। यहाँ पे साथ में जो घाट के महंत हैं वो भी साथ में हैं। ये बताया जाए कि कितना पानी है अभी, कब से पानी आ गया है? पानी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया है और प्रशासन इस पर रोक लगा दिया गया। मेन गेट को बंद कर दिया गया है। किसी भी इंसान को अंदर आना मना कर दिया गया है गंगा में नहाने के लिए। और हम लोग को भी चेतावनी दिया गया है कि आप लोग भी अपना मंदिर का पट भी बंद रखेंगे। आपने देखा कि जो घाट को है वो बंद है हालांकि, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गंगा जी आके नहाते हैं तो एक के आते हैं और नहा के चले जाते हैं। लेकिन निवेदन ये है कि इस वक्त गंगा घाटों पर न जाएँ तथा स्वयं तथा फैमिली को इस किसी भी विपदा से बचाएँ। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और भोजपुर में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है और केंद्रीय जल आयोग का यह कहना है कि अगर इसी तरह से जलस्तर लगातार बढ़ते रहे तो गंगा जल्द खतरे के निशान को पार कर जाएगी। निचले इलाकों में पानी भर जाएगा और इस वजह से इन इलाके के लोगों को परेशानी हो सकती है। भोजपुर में भी गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हम अभी मौजूद हैं बड़ारा के गंगा नदी में, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ चुका है। अभी की स्थिति ये है कि बड़ारा में गंगा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से महज 8 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। और कुल मिलाकर जो इलाके हैं, तटवर्ती इलाका जो है, वहाँ के जो निचले हिस्से हैं, जो मैदानी हिस्से हैं, उनमें पानी घुस चुका है। पूरे बधार, खेत बधार में पानी घुस चुका है। और लगातार जो अभी की जो स्थिति बन रही है, रात तक ये जो गंगा का जल स्तर है वो खतरे के निशान को पार कर जाएगा, ऐसा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के इंजीनियरों का भी कहना है। भोजपुर से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। अररिया के कई इलाकों में कटाव जारी है और इससे लोग पलायन को मजबूर हैं। परमान की बात कर लीजिए, बकरा, रतवा और भलुआ नदी से सालों से कटाव यूं ही इन इलाकों में रहने वाले लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से
कटाव निरोधी कार्य नहीं शुरू किया गया, जिस वजह से इलाके के लोगों में नाराजगी है। आज़ादी के दशकों गुजर गए, लेकिन सीमांचल के अररिया की तस्वीर वही पुरानी है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, अररिया शहर से बिल्कुल सटा हुआ यह जो इलाका है, परमान नदी है और पानी तो अभी कम है, लेकिन नदी की वजह से लगातार कटान का दंश जो है यहाँ के लोग उठा रहे हैं। हम बतला दें कि यह जो जगह है जहाँ अररिया के जिलाधिकारी महोदय बैठते हैं अपने कक्ष में, उससे बिल्कुल ही 1 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर का इलाका है। अररिया शहर का खरिया बस्ती है और यही स्थिति पूरे ज़िले में है। हम बतला दें कि अररिया ज़िले के अररिया प्रखंड, जोकीहाट, सिकटी, कुर्साकाटा, फारबिसगंज और पलासी, ये ऐसे प्रखंड हैं जहां पर कटान का दंश लोग झेलने को मजबूर हैं। इसकी वजह से जो है कई लोग विस्थापित हर वर्ष हो जाते हैं। जो कच्चे और पक्के मकान हैं वो नदी में विलीन हो जाते हैं। डीएम साहब खुद आए, जिला प्रशासन के बड़े बड़े अफसरान आए और हुक्म दे के चले गए हैं। इससे क्या होने वाला है? ये तो 2 महीना का खेल है। ये ज़रूरत है यहाँ से लेकर के वहाँ तक बोल्डर पिचिंग का। अररिया जिले के करीब 4 से 5 प्रखंडों में परमान नदी, नूना नदी, बकरा, रतुआ, भलुआ, ऐसी कई नदियां हैं जो हर वर्ष जो है कटान का दंश लोग झेलने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी संख्या में विस्थापन की समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो देखिए, बिहार में इन दिनों तमाम नदियां उफान पर हैं, लेकिन कटिहार में गंगा नदी से हो रहे कटाव से लोग कैसे दहशत में हैं, इसका एक वीडियो सामने आया है। आपको हम वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे कटाव की जद में आ चुका ये मस्जिद काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है और जो बाकी ढांचा बचा हुआ था वो महज 5 सेकंड में गंगा में विलीन हो गया। सोशल मीडिया में ये वायरल वीडियो अहमदाबाद के बबला बन्ना मस्जिद का बताया जा रहा है, जो गंगा से हो रहे कटाव की चपेट में आ चुका था और महज 5 सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा मस्जिद जो है वो गंगा में समा गया। तो देखिए, ये मस्जिद जो अभी आपको नजर आ रही है वो सिर्फ महज 5 सेकंड में कैसे इस कटाव की जद में आ जाती है और देखते ही देखते ये पानी में विलीन हो गई। जेडीयू की कमान संभालने के बाद पहली बार ललन सिंह पटना पहुंचे। उनके स्वागत को जेडीयू ने मेगा शो में तब्दील कर दिया। 31 जुलाई को दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सांसद ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। जिम्मेदारी लेने के बाद वो पहली बार कल पटना पहुंचे थे। ललन सिंह का कैसे कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और ललन सिंह ने पटना पहुंचकर क्या दावा किया, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आगे हाथी, पीछे ऊंटों का काफिला। ढोल नगाड़ा, आतिशबाजी। और हजारों की भीड़ का ये काफिला किसी बड़ी रैली या चुनावी रोड शो का नजारा नहीं है, बल्कि भव्य स्वागत की तस्वीरें हैं जेडीयू के नए अध्यक्ष ललन सिंह की। जेडीयू की कमान संभालने के बाद ललन सिंह पहली बार पटना पहुंचे, जहां जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं ने ललन सिंह का ग्रांड वेलकम किया। ललन सिंह आप खुले गाड़ी से बाहर निकले हैं और अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। पटाखे हो या फिर जो बैंड बाजा, जबरदस्त उत्साह ये बताने को काफी है कि ललन सिंह के स्वागत के लिए जेडीयू पूरी तरीके से एकजुट है और ये एकजुटता ये बताने को काफी है कि ललन सिंह की अगुवाई में
की लंबी कतार, और ये एक मैसेज भी देने की कोशिश है जेडीयू की तरफ से कि जेडीयू पूरी तरीके से एकजुट है और ललन सिंह के आने के बाद पार्टी दूसरे कलेवर में नजर आएगी। फूल मालाओं से लदे ललन सिंह खुली जीप से बेली रोड होते हुए जेडीयू के दफ्तर पहुंचे। जितनी गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने वेलकम किया, उतनी ही गर्मजोशी से ललन सिंह ने अभिवादन भी स्वीकार किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में ललन सिंह ने दावा भी कर दिया कि जेडीयू अब 2005 से भी मजबूत रुतबे को हासिल करेगी। जेडीयू में 2005 का जो आपने दौर देखा, क्या आपको लगता है एक बार फिर से वो दौर आएगा? उससे मजबूत दौर आएगा। ललन सिंह के भव्य स्वागत के पीछे जेडीयू की बड़ी रणनीति है। दरअसल जेडीयू विरोधी दल को यह एहसास दिलाना चाहता है कि जेडीयू ने अब तेवर बदल लिया है। सर, ये भी चर्चा हो गई कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो जो आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं उनमें टूटने का डर हो सकता है। आप कई बार बोल भी चुके हैं। तोड़ फोड़ वाला काम हम लोग नहीं करते, लेकिन सर संपर्क में है आपके, स्वतः टूट जाते हैं तो हम क्या करें। दरअसल ये ललन सिंह के भव्य स्वागत के साथ साथ जेडीयू का शक्ति प्रदर्शन भी था, जिसका एहसास विरोधियों को जरूर हो रहा होगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जातीय जनगणना से समाज और देश का कितना भला होगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना कराने और नहीं कराने पर राजनेता अपने अपने हिसाब से सियासी गुणा भाग में जरूर लग गए हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना जरूर कराएगी, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अलग से जातीय जनगणना कराने की बिहार सरकार को कोई योजना अभी तक नहीं रखी गई है। तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का यह दावा है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों से ही सही लोगों तक विकास पहुंच पाएगा। तो विरोधी आरजेडी जातीय जनगणना की मांग को लेकर शनिवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जी का ही फैसला है कि बिहार में होगी, तो अगर भारत सरकार मान जाती है और राज्यों को ही करने का अधिकार दे करके अगर बिल लाती है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो बिहार सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने का तैयारी है। मुद्दा कोई पक्ष विपक्ष का नहीं है, देश का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, गरीबों के लिए योजना सही ढंग से नहीं बना। राष्ट्रीय जनगणना के सारे पहलुओं को देख रही है और फिर जब उचित अवसर आएगा तो फिर हम लोग उचित निर्णय लेंगे। सुनील कुमार पिंटू जी हमारे माननीय सांसद हैं, लेकिन अभी बिहार सरकार के समक्ष इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जातियों ने जातियां नहीं बनाई, जिन लोगों ने जातियां बनाई वो जातीय गणना से भाग क्यों रहे हैं? जातीय गणना उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या शैक्षणिक स्थिति है, क्योंकि संविधान ने कहा है कि हम शैक्षणिक स्थिति और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको हम आगे लाएंगे। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पीएम को लिखे गए खत पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये मामला पीएम और सीएम के बीच का है, लिहाजा वे इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि बिहार के विकास के मुद्दे पर शाहनवाज हुसैन ने यह जरूर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल तक ये सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी। जातीय जनगणना का सवाल है, सही कहा, जो केंद्र निर्णय करेगा और सीएम और पीएम के बीच की बात है, उनको निर्णय करने दीजिए, ये कोई विवाद का विषय ही नहीं है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 7 अहम प्रस्तावों की सूची सौंपी। भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 2 के तहत 447 किलोमीटर लंबी पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के साथ ही पटना नेपाल बॉर्डर रूट को भी 2 लेन से 4 लेन करने का प्रस्ताव दिया गया। नितिन नवीन ने कहा कि ग्रीनफील्ड अलॉटमेंट के तहत सुल्तानगंज से देवघर तक 4 लेन कांवरिया पथ का प्रस्ताव भी दिया गया है और इन सभी प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही स्वीकृति देने का भरोसा दिलाया। 7 प्रस्ताव हम लोग ने दिए हैं और माननीय मंत्री जी ने काफ़ी हम लोग को आश्वस्त किया है कि इन सभी स्कीमों पर वो काम करेंगे और हम लोग को उम्मीद है कि भारतमाला फेज 2 में
इन सभी की स्वीकृति मिलेगी और इसमें खास करके पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे एक बहुत अहम होगा, जिसके कारण पटना से दो महानगरों की दूरी कमेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में 3 दिन पहले बैठक हुई थी, उन्हीं प्रस्तावों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के मुताबिक सभी जिलों में ईवीएम पहुंचा दिए गए हैं और चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बस अब इंतजार है सरकार की तरफ से अधिसूचना की। और इधर बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने को लेकर अपनी रणनीति बना ली है। सभी जिलों के एसपी को इस बाबत निर्देश भी दे दिए गए हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके भी मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं और ये सब कुछ आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।